ईरान में तख्ता पलट की अफवाहें हैं और दो पक्ष देश की सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। एक पक्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पक्ष उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि लड़ाई अब सार्वजनिक रूप से हो रही है और ईरानी जनता साफ देख सकती है कि क्या हो रहा है। अमेरिका से बातचीत की कोशिश का नेतृत्व संसद अध्यक्ष खलीफ बाफ और विदेश मंत्री अरगाची कर रहे हैं। दूसरे पक्ष को IRGC नियंत्रित कर रही है। इस समय चल रहे गृह युद्ध पर यह ताज़ा रिपोर्ट देखें। दोनों पक्षों में विवाद तब बढ़ा जब कट्टरपंथी सईद जलीजी से जुड़े एक सोशल मीडिया अकाउंट, जो खलीफ बाफ के पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, ने कुछ पोस्ट किया। उस अकाउंट ने तख्ता पलट के साजिशकर्ताओं हैशटैग के साथ पोस्ट की। उस पोस्ट में सर्वोच्च नेता मुस्तफ़ा खामेनेई से सार्वजनिक रूप से पूछा गया कि क्या वह वार्ताओं का समर्थन करते हैं। चेतावनी दी गई कि बिना पुष्टि अधिकारियों पर नेता की अनुमति बिना काम का आरोप लग सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पोस्ट के तुरंत बाद अकाउंट जल्दी निष्क्रिय कर दिया गया। अब ये चौंकाने वाली बात है कि ये पोस्ट प्रकाशित होते ही अकाउंट अचानक गायब हो गया। शायद गृह युद्ध हमारी सोच से कहीं ज्यादा हिंसक होता जा रहा है। फिर भी यह कोई अकेला उदाहरण नहीं था, बल्कि कई पोस्टों में से एक था। यह ईरान में शक्तिशाली लोगों के वार्ताकारों के खिलाफ हुई कई घटनाओं में से एक था। एक पोस्ट में कहा गया कि बातचीत से ईरान को केवल नुकसान होगा। एक पोस्ट में कहा गया कि IRGC को हस्तक्षेप कर वार्ताकारों जैसे खलीफ बाफ को देश से गद्दारी करने से रोकना चाहिए। ये पहली बार है जब युद्ध शुरू होने के बाद दो गुट सार्वजनिक रूप से आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान ने एकता दिखाई थी। यहाँ तक कि जो लोग विरोध कर रहे थे वे भी सड़कों पर नहीं थे, क्योंकि युद्ध चल रहा था और वे सड़कों पर आने से डर रहे थे। अब युद्ध विराम के दौरान हो रही घटनाओं से ईरानी और दुनिया देख सकते हैं कि इस्लामी शासन में शीर्ष स्तर पर भी गहरी फूट है। स्थिति इतनी खराब हो गई कि संसद अध्यक्ष को राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर ईरानी जनता को यह समझाना पड़ा कि बातचीत क्यों जरूरी है। वह कहते हैं कि भले ही ईरान युद्ध जीत रहा है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति है और इसी वजह से उन्हें अभी वही करना जरूरी है जो वे कर रहे हैं। सुनिए। लोग लगभग 50 रातों से सड़कों पर हैं। तकनीक के मामले में हमने 170 से 180 UAV मार गिराए। पिछले युद्ध के दौर में हमारे पास यह रक्षा क्षमता नहीं थी। यह सब पिछले 7 से 8 महीनों में विकसित हुआ है। F-35 लड़ाकू विमान को गिराना कोई दुर्घटना नहीं थी। ये कोई संयोग नहीं है। ये कई क्षेत्रों में विकसित की गई कोशिशों और क्षमताओं का परिणाम था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सैन्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से ज्यादा मजबूत हैं। यह स्पष्ट है कि अमेरिकियों के पास हमारे मुकाबले ज्यादा पैसा, उपकरण और क्षमताएं हैं। उनके पास हमारे मुकाबले ज्यादा हैं। मैंने देखा कि हमारे प्यारे लोग कहते हैं कि हमने दुश्मन को नष्ट कर दिया है। नहीं, हमने उन्हें नष्ट नहीं किया और हमें यह जानना चाहिए। और फिर वो इस इंटरव्यू में आगे समझाते हैं कि ईरान उन वार्ताओं में कुछ भी नहीं छोड़ेगा जिसे सर्वोच्च नेता नहीं चाहते कि ईरान छोड़े। वह कहते हैं कि ईरान आत्मसमर्पण करने की कोशिश नहीं कर रहा है, चाहे ट्रंप अपने बयानों में कुछ भी कह रहे हों। वह जनता को समझाते हैं कि बातचीत सिर्फ लड़ाई जारी रखने का एक तरीका है। असल में ये एक युद्ध का मैदान है जहां ईरान बहादुरी से लड़ाई लड़ रहा है। सुनिए। यहीं से बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है। इस स्थिति में बातचीत भी लड़ाई का एक तरीका है। ये लड़ाई का तरीका अन्य तरीकों का पूरक है। मैं अपने प्यारे लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे लड़ाई के इन तीनों मोर्चों पर एकजुट हों, जो वास्तव में एक ही युद्ध क्षेत्र बनाते हैं। विजय का झंडा लहराना और हमारे लोगों की उपलब्धियों को आधिकारिक बनाना। यही प्रक्रिया शुरू होती है। निश्चिंत रहें, इन मामलों में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। यही प्रक्रिया शुरू होती है। बातचीत एक लड़ाई का तरीका है जो सैन्य प्रयासों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि सड़कों पर लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके
और हमारे सम्मानित लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके। उन्हें पता होना चाहिए कि हम इन बिंदुओं को पूरी लगन से आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे लोग सड़कों पर हैं। सड़कों पर हमारे लोग इसी मैदान में लड़ रहे हैं। हमारी सशस्त्र सेनाएं सैन्य क्षेत्र में लड़ रही हैं और मैं एक सैनिक के रूप में बातचीत के क्षेत्र में लड़ रहा हूं। अब चीजें दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ईरान में बातचीत के विरोधी सुप्रीम लीडर से जनता के सामने बातचीत का समर्थन जाहिर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम लीडर अभी भी नजर नहीं आ रहे हैं। यह मानना मुश्किल है कि वे 45 दिनों से ज्यादा इलाज करवा रहे हैं। शायद चोटें इतनी गंभीर थी या शायद वे मर चुके हैं और लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि वे मौजूद हैं। इसके बावजूद जनता में लड़ाई बढ़ रही है और पर्दे के पीछे हालात और भी तनावपूर्ण हो रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखें। ईरानी संसद अध्यक्ष ने सलाहकारों के साथ बैठक में अमेरिका के साथ समझौते के विरोधियों की कड़ी आलोचना की। गालिफ बाफ, जो वॉशिंगटन के साथ हालिया वार्ता में ईरान की टीम का नेतृत्व कर चुके हैं, ने सईद जलीली और एक कट्टरपंथी ईरानी सांसद को चरमपंथी मिलिशिया जैसा बताया जो ईरान को बर्बाद कर सकते हैं। अब वह सईद वाला व्यक्ति वही है जिसने सबसे पहले उन तख्तापलट की साजिश रचने वालों के बारे में ट्वीट किया था, जिनके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था। खैर, आगे बढ़ते हैं। गालिफ बाफ ने कहा कि गुट राज्य टेलीविजन से कट्टर समर्थकों को अमेरिका से वार्ता और समझौते के विरोध में लामबंद कर रहा था। गालिफ बाफ ने यह चिंता भी जताई कि उन्हें स्पीकर पद से हटाया जा सकता है और विदेश मंत्री अरगाची को ऐसे समय में पद से बाहर किया जा सकता है। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं, जो अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये मामला तब शुरू हुआ जब विदेश मंत्री अरगाची ने कहा कि हरमुज जलडमरू मध्य पूरी तरह खुली है। फिर IRGC ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तब से IRGC नेवी फारस की खाड़ी में सभी जहाज़ों को संदेश भेज रही है कि अरगाची बेवकूफ़ हैं और हरमुज जलडमरू मध्य खुली नहीं है, चाहे ट्विटर पर कोई बेवकूफ़ कुछ भी कहे। अब सौभाग्य से जब ये सब हो रहा है तब भी बातचीत जारी है। वे देर हो रही है लेकिन रद्द नहीं हुई है। उससे पहले मैं उस ईरानी जहाज की बात करता हूं जिसे अमेरिकी सेना ने जब्त किया क्योंकि वह कुछ चौंकाने वाली चीज ले जा रहा था। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक रविवार को जब्त ईरानी झंडे वाले कंटेनर जहाज टुस्का में शायद दोहरे उपयोग वाले सामान थे जो ईरानी सेना इस्तेमाल कर सकती है। यहीं पर यह जरूरी हो जाता है कि हम 2019 में वापस जाएं, जब इस जहाज पर पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इस जहाज पर प्रतिबंध इसलिए लगा क्योंकि उस पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के लिए सामान ले जाने का शक था। इस बार भी जहाज शायद ऐसी ही चीज ले जा रहा था। ईरान संघर्ष विराम का उपयोग सामान लोड करने के लिए कर रहा था ताकि बातचीत विफल हो तो वो तैयार रहे। संभव है कि IRGC संघर्ष विराम का उपयोग सामान लोड करने के लिए कर रही थी ताकि बातचीत विफल हो। हालांकि एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, यह जानकारी जो हमें पता है वो अमेरिकी सेना द्वारा बनाई गई प्रारंभिक रिपोर्ट पर आधारित है। अब जब जहाज अमेरिकी नियंत्रण में है तो मुझे यकीन है कि बहुत जल्द हमारे पास इस बात के और ठोस सबूत होंगे कि वह क्या ले जा रहा था। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। जैसे ही हमारे पास वो जानकारी आती है मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आप लोग उसे देख सके। अब कल हमें कुछ लोगों की टिप्पणियां मिली जिन्होंने कहा कि वे हमारे वीडियो अपनी होम पेज पर नहीं देख पा रहे हैं। यही वो जगह है जहां नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाने से हमें और आपको फायदा होता है, क्योंकि इससे YouTube एल्गोरिदम समझता है कि आप इस कंटेंट में रुचि रखते हैं और नए अपडेट आपको दिखने की संभावना बढ़ जाती है। अब अपडेट्स की बात करें तो US सेंट्रल कमांड ने हमें आज सुबह एक नया अपडेट दिया है। उन्होंने अब तक 27 जहाज़ों को लौटने या किसी ईरानी बंदरगाह पर जाने का आदेश दिया है जब से अमेरिकी नाकाबंदी शुरू हुई। आज सुबह उन्होंने जो क्लिप जारी की उसे सुनिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स युद्धपोत 115 है। आप एक सैन्य नाकाबंदी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ईरानी बंदरगाह की ये नाकाबंदी लागू की जाएगी और ये सभी जहाजों पर लागू होती है, चाहे उनका झंडा कोई भी हो। कोई भी जहाज जो आगे ईरानी बंदरगाह में प्रवेश करने या बाहर निकलने का इरादा रखता है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निरीक्षण और तलाशी के अधिकार के अधीन होगा। अगर आप नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम जबरन रोकेंगे। ओवर। नाकाबंदी के दौरान
अमेरिकी सेना पानी के नीचे रोबोट और ड्रोन से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की बारूदी सुरंगें खोज रही है। सबसे पहले एक सामान्य मानव रहित सतही पोत है जो RTX द्वारा बनाया गया एक ड्रोन है और यह AQS-20 नामक एक तैरता हुआ सोनार सिस्टम खींचता है। यह समुद्र तल पर बारूदी सुरंगें खोजता है और एक बार में करीब 100 फीट चौड़ी पट्टी में गश्त करता है। फिर बैटरी से चलने वाले पनडुब्बी ड्रोन MK-18 मोटू किंगफिश और नाइफ फिश है जिन्हें जनरल डायनामिक्स ने बनाया है। इन्हें एक छोटी नाव से छोड़ा जा सकता है और ये किसी विशेष क्षेत्र में बारूदी सुरंगों की तलाश के लिए स्कैन कर सकते हैं। एक बार बारूदी सुरंगों का पता चल जाने के बाद समुद्री रोबोट्स की दूसरी टीम उन्हें विस्फोटकों का इस्तेमाल करके या दूर से सक्रिय करके नष्ट करने के लिए भेजी जाती है। इन तरीकों का उपयोग करके एक बार रास्ता साफ हो जाने पर यातायात सामान्य रूप से चल सकता है। यह ध्यान देना होगा कि खतरा सिर्फ पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन से नहीं बल्कि IRGC से भी है, जो पानी के नीचे पानी पर चलने वाला ड्रोन या शाही ड्रोन भेज सकता है किसी जहाज को निशाना बनाने के लिए। साथ ही वे IRGC के सैनिकों वाली छोटी नाव भेज सकते हैं जो AK-47 से टैंकरों पर फायर कर सकते हैं, जैसा कल हुआ था। जब तक दीर्घकालिक शांति समझौता नहीं होता, हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ट्रैफिक सामान्य नहीं हो सकता। आगामी वार्ताओं में समझौता होने पर बारूदी सुरंगें हटाना पहला कदम होगा, जिसकी तैयारी अमेरिका पहले से कर रहा है। अब आइए अपना ध्यान वार्ताओं की ओर केंद्रित करें। ऐसा लगता है कि तमाम उठापटक और देरी के बावजूद एक ईरानी प्रतिनिधिमंडल पहले ही मंगलवार को इस्लामाबाद यात्रा की योजना बना रहा है, यानी कल वार्ताओं के लिए। संसद अध्यक्ष घालिफ बाफ वार्ताओं का नेतृत्व तभी करेंगे जब JD वेंस भी अमेरिकी पक्ष से होंगे। अब सौभाग्य से अमेरिकी पक्ष से हमें खबरें मिल रही हैं कि उपराष्ट्रपति JD वेंस के कल वॉशिंगटन से रवाना होकर इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाली ताज़ा वार्ताओं में भाग लेने की उम्मीद है। यहाँ समय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कल रवाना होने पर पाकिस्तान पहुंचने में करीब 16 घंटे लगेंगे। इसका मतलब है कि जब तक वे पाकिस्तान पहुंचेंगे युद्ध विराम खत्म होने की उम्मीद है। अगर इसे फिर नहीं बढ़ाया गया तो आगे क्या होगा पता नहीं। मुझे शक है कि सब लोग फिर से गोलीबारी शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर गोलीबारी फिर से शुरू होती है तो इसका मतलब है कि बातचीत एक तरह से रुक गई है। तो ऐसा होना संभव नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि ये बैठक जो उम्मीद है बुधवार को होगी, दरअसल इसकी उम्मीद पिछले बुधवार को भी थी और ये बार बार टलती रही और टलती रही। तो अब इसका मतलब है कि जब तक सब लोग बातचीत की मेज पर पहुंचेंगे तब तक संघर्ष विराम खत्म हो सकता है और उम्मीद है कि इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा, वरना इससे सभी के लिए और भी ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। फिर भी जो भी होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा। अब यह समझने के लिए कि ईरान अभी जैसा व्यवहार कर रहा है वैसा क्यों कर रहा है, हमें पीछे जाकर देखना होगा कि ईरान आज जहां है वहां तक कैसे पहुंचा। इसका मतलब सिर्फ 1979 की इस्लामी क्रांति तक जाना नहीं है। असल में हमें और पीछे जाना होगा, जब 19वीं सदी में काजार वंश ईरान पर शासन कर रहा था, और देखना होगा कि उस समय शासक वर्ग ने जो फैसले लिए वे आज भी ईरान को कैसे प्रभावित करते हैं। तो अंदाजा लगाइए, हम यही अपने आज रिलीज मल्टीपार्ट पॉडकास्ट में कर रहे हैं। अगर आप ईरान के इतिहास में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुंचे, तो इसे जरूर सुनें। आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर अपनी स्क्रीन पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मतलब अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें।